हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। और हम लोग सी टेट के साइंस का आपका लगातार क्लासेस कर रहे थे। इसके पहले भी मैंने 3-4 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग सी टेट के साइंस के पेपर 2 को, जिनका भी मैथ साइंस है और जो उन्होंने पेपर 2 भरा है, तो जो पेपर 2 के लिए साइंस का आपको पता होगा कि आपका 30 क्वेश्चन रहता है साइंस में। उसमें से 15 आपका बुक से रहेंगे, एनसीईआरटी बुक 9-10 बेस रहते हैं, और आपका 15 मार्क्स आपका पेडागोजी के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम लोग उसी का और एक चैप्टर को, प्रकाश जो लाइट चैप्टर है, उसको डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपको पूछने की पूरी संभावना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का जो चैप्टर हम लोग का है वो आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। आपका एनसीईआरटी किताब जो है चैप्टर 10 है, आपका एनसीईआरटी किताब 10 क्लास का। तो पहला क्वेश्चन जो आपका, प्रकाश क्या है, इसकी निर्वात में चाल क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैग्नेटिक वेव है, जो हमें देखने में मदद करती है। और निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। जहाँ पर एकदम हवा नहीं होता उसको हम वैक्यूम कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल, आपको ये याद रखना चाहिए कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। ये जो वैल्यू आपको सीटेट एग्जाम हो या अलग अलग जो भी कंपटीशन एग्जाम है वो पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका परावर्तन क्या है, आपका रिफ्लेक्शन क्या है, एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने प्रकार के होते हैं। ये भी आपका 8 क्लास में भी है और आपका 10th क्लास में आपका ये बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। तो अगर हम देखें परावर्तन को, प्रकाश की किरणों का अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पूर्व पथ में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और पुनः उसी दिशा में वो वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके बाद, तो यहाँ पर इसको अगर एग्जाम्पल से समझे हम लोग, ये मान लीजिए कोई आपका सतह है और ये आपका पूरा एकदम रुखड़ा ये आपका सतह है, और मान लीजिए प्रकाश का किरण यहाँ से आता है और टकरा के फिर उसी दिशा में आपका क्या होता है, वापस चला जाता है। पीछे आपका रुखड़ा है और ऊपर में आपका मान लीजिए चिकना है। तो इस तरह से किरण आया और टकरा के फिर से देखिए उसी दिशा में आपका वापस चला गया। तो इस तरह के घटना को हम परावर्तन कहते हैं। और बीच में हम इसका अविलंब ऐसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं। आगे हम लोग इसका पढ़ेंगे जब परावर्तन का नियम क्या है, उस समय हम लोग उसका 2 या 3 जो नियम उसको डिस्कस करेंगे। तो बस यहाँ पर बस मैं आपको ये बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि परावर्तन होता कैसे है और उनको क्या कहते हैं। जैसे ये वाला रे को आपका इंसिडेंट रे कहते हैं, आपका आपतित किरण होता है ये वाला। उसके बाद जो टकरा के वापस चला उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आपका आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि आपका परावर्तन कैसे होता है। उसके बाद परावर्तन आपका 2 प्रकार का होता है। पहले जो आपका नियमित परावर्तन, समतल सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें की पूर्व पथ में लौटने की परावर्तन को नियम को पालन हो सके नियमित परावर्तन कहलाता है। तो जब आपका सतह जो नीचे वाला जो सतह है वो आपका पूरा समतल रहेगा, समतल सतह रहेगा, तो ये क्या आपका किरण सीधा आएगा यहाँ से समतल सतह से टकरा के फिर पुनः उसी दिशा में वापस चल जाएगा। तो ये जो परावर्तन का नियम है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे आपका नियमित परावर्तन। और इसमें देखिए तो इस दिशा में आ रहा है, टकरा के उसी दिशा में चला जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे नियमित परावर्तन। उसके बाद आपका जो अनियमित परावर्तन, प्रकाश की किरणों का रुखड़े सतह से परावर्तित होना आपका अनियमित परावर्तन कहलाता है। रुखड़े सतह मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा सतह, जैसे इस तरह से आपका कोई सतह है, प्रकाश का किरण यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर फिर इधर से टकराएगा। मान लीजिए और कोई किरण आ रहा तो ये
आपका इधर से टकरा जा रहा, मतलब इधर चला जा रहा, मतलब नीचे रुखड़ा सतह होने के कारण प्रकाश का नियमित परावर्तन, सही प्रकाश से आपका परावर्तन नहीं हो रहा है, किरण जो आपका परावर्तित किरण आपका इधर उधर चला जा रहा है, तो इसको हम अनियमित परावर्तन, इरेगुलर आपका रिफ्लेक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब ये देखिए, ये आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आपको पूछ सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं आपका, आगे हम लोग फिगर में देखेंगे। और दूसरा आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतित बिंदु पर डाले गए अभिलंब सभी एक ही समतल में आपका होते हैं। अब इसमें फिगर में हम देखेंगे कैसे होता है। देखिए, आपतन कोण, पहला वाला आपतन, सबसे पहले मैं फिगर को बता रहा हूँ। ये देखिए आपका कोई एक परावर्तक आपका सतह है और नीचे आपका इसे ये वाला पेंट किया हुआ है, यहाँ पर है। तो ये देखिए आपतित किरण आपका यहाँ से आपका आ रहा है, ये आपतित किरण आ रहा है, और यहाँ पर देखिए आपको परावर्तित किरण आपका जा रहा है। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और बीच में एक तो अविलंब देखिए, ये वाला आपका खींचा गया है, अविलंब है, जिसको हम आई, और ये जो आपका जो किरण आ रहा है उसको आई मानेंगे, इसको आपतित किरण, और जो टकरा के जा रहा है उसको आर मानते हैं आपका रिफ्लेक्शन एंगल, और आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पर जो आपका जो मान होता है आई इजकल टू आर होता है, मतलब आई इजकल टू आर माने एंगल आई इजकल टू एंगल आर। यहाँ पर एंगल करना चाहिए, मतलब जितना एंगल में इंसिडेंट करेगा उतना एंगल में आपका ये रिफ्लेक्शन होगा, हाँ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल आई जो है एंगल आर के आपका क्या है, बराबर है। तो यही आपका परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा जो आपका यहाँ पर पूछा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अपतन बिंदु डाले सभी अभिलंब सभी एक ही समतल होते हैं। तो देखिए इस फिगर से हम लोग फिर देखेंगे, आपतित किरण आपका ये हुआ, परावर्तित किरण आपका ये, अभिलंब ये हुआ, और आपतन बिंदु डाला हुआ अभिलंब सभी देखिए एक ही समतल में, आपका एक ही जगह पर आपका समतल में है। तो ये परावर्तन का आपका जो सेकंड नियम है ये इस नियम को फुलफिल करता है, तीनों आपका एक ही बिंदु में आपका है। तो उसके बाद ये दो नियम हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण क्या है, वो गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है अवतल दर्पण कहलाता है आपका है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो देखिए परावर्तक सतह धंसा हुआ मतलब जो दर्पण आपका इस तरह का होता है, देखिए ये दर्पण आपका, ये दर्पण अगर ये करते हैं हम, तो देखिए और पीछे से आपका ऐसे ऐसे आपका ये पेंट किया हुआ है ना। तो जो वो गोली जिसका परावर्तक सतह, देखिए ये वाला जो आपका परावर्तक सतह ये धंसा हुआ, देखिए ये वाला जो है ये धंसा हुआ है। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे आपका, ये वाला आपका है अवतल दर्पण, इसको हम कहेंगे। ये आपका परावर्तक सतह देखिए यहाँ से किरण आएगा टकरा के इस तरह से फोकस से जाता है, तो ये आप कहें अब इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण जो है आपका, ये आपका वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठी हुई है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए परावर्तक सतह इस तरह का होगा आपका, देखिए ये आपका उठा हुआ रहेगा इस तरह से, देखिए यहाँ से किरण आएगा टकरा के आपका इधर जाएगा। तो ये देखिए आपका जो परावर्तक सतह है ये आपका देखिए उठा हुआ है यहाँ पर। अगर इसको हम यहाँ पर एफ फोकस मानेंगे और सी मानेंगे इस तरह से, तो ये देखिए परावर्तक सतह जो पीछे वाला जो परावर्तक सतह है आपका देखिए उठा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। उसके बाद फोकस क्या है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन का मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं, इसे एफ से निरूपित करते हैं। तो देखिए आपको फिगर से बता रहा हूँ। तो देखिए ये एक तो आपका अवतल दर्पण है, आपका ये फिगर दिया हुआ अवतल दर्पण है। यहाँ से आपतित किरण देखिए यहाँ पर देखिए जो आपतित किरण आ रहा है, यहाँ आपको अपवर्तन आपतित किरण आ रहा है और दर्पण से आपको टकरा के जिससे यहाँ पर जा रहा है उसी को हम बोलेंगे फोकस। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ फोकस मानेंगे, यहाँ पर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मानेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे इसको, सेंटर वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और ये आपका फोकस है। और ये किरण यहाँ से आएगा टकरा के आपका यहाँ से फोकस होकर गुजरेगा, तो ये आपका आपतित किरण हो गया और ये आपका ये परावर्तित किरण हो गया। और जिस बिंदु से ये कट रहा है उसको हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम फोकस, इसको कहा जाता है।
इसको आपका पोल, आपका ध्रुव कहा जाता है। फिर यहाँ से इतना दूर आपका इसको आपका यहाँ से इतना दूर जो है आपका ये फोकस दूरी आपका यहाँ पे लिखा हुआ देखिए फोकस दूरी है। तो इस तरह सा, और ये जो रेखा खींचा गया है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं मुख्य। यहाँ पर देखिए ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका मुख्य अक्ष है, आपका पूरा ये रेखा जो आपका है। आगे बढ़ते हैं, दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के संबंध सूत्र लिखिए। तो एक सूत्र होता है आपको याद रखना है, आर इक्वल टू आपका 2f होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का आपका दुगुना होता है। तो आर इक्वल टू 2f आपको याद रखना। इसी से आपको एग्जाम में केवल क्वेश्चन एफ निकालने अगर बोल दिया तो आर बाटा आपने 2 वाला फॉर्मूला इसे लगा सकते हैं, और आपको वक्रता त्रिज्या से आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के, ये आपका प्रतिबिंब निर्धारण करें किरण की स्थिति के नियम बताए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसी को हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पॉइंट से। ये सब आपका जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब बने किरण खींचे, मतलब कहाँ पर रखने से वस्तु कहाँ बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कम ही पूछते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी किताब में से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर दिया है कि अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फिर सी के पर रहेगा तो कहाँ बनेगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा इसका है। तो देखिए ये वाला जैसे आपका अनंत से आपका आ रहा है, यहाँ से टकराने के बाद देखिए आपका फोकस पर बिंदु फोकस पर बनता है, और एकदम आपका बिंदु साइज का ये आपका प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब अनंत और सी के बीच रहेगा तो भी इसका सारा ऐसे आपका दिया हुआ है। तो ये कम इम्पोर्टेंट है आपका, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करें। यहाँ पर जैसे अब तो समझ, जब वस्तु सी पर होता है, देखिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सी पर रहता है, तो जब सी पर रहता है तो प्रतिबिंब में आपका सी पर ही बनता है आपका। ये देखिए आपका फिगर ये आता है, ये लो देखिए, देखिए ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। तो प्रतिबिंब जब आपका सी पर ही होगा तो आपका जो है सॉरी, जब वस्तु आपका सी पर ही होगा तो प्रतिबिंब भी आपका सी पर ही बनता है। देखिए आपको वस्तु है और प्रतिबिंब नीचे, यहाँ से टकरा के यहाँ आया, यहाँ मिला, फिर सी से आपसे गुजारेंगे, फिर यहाँ बनेगा। तो इस तरह से आपका प्रतिबिंब आपका सी पर ही बनता है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का आपका ये प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं अगला, हम लोग अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसके बाद उत्तल दर्पण का भी एक देख लेते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का। ये तो अवतल दर्पण हो गया। देखिए उत्तल दर्पण में भी आपका इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनने की किरण आरक खींचे। मतलब जब वस्तु अनंत पर होगा उत्तल दर्पण पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर आपका बनता है। तो काल्पनिक आपका इसका काल्पनिक होगा, सीधा वस्तु से छोटा होता है। यहाँ देखेंगे ये आपका डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये वाला आपका उत्तल दर्पण हो गया। देखिए ये वाला, ये वस्तु अनंत से टकराएगा, इधर गया, और नीचे वाला फिर टकराया, इधर गया। इसको डॉटेड लाइन से फिर हम पीछे तरफ क्या करते हैं, मिलाते हैं इसको। तो ये आपका देखिए डॉटेड लाइन से जो मिलाते हैं वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब आता है, और वस्तु से बहुत ही छोटा साइज का आता है। और ये फोकस पर आपका देखिए, ये फोकस एफ पर जो है, एफ पर आपका बना है। तो उत्तल दर्पण में आपका 2 केस बनता है, इस तरह देख सकते हैं, और काल्पनिक दोनों में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा इसमें। हाँ, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग को लिखे। तो देखिए अवतल दर्पण मुख्य उपयोग निम्न है। पहला, हजामत बना लो दर्पण के रूप में, सेविंग मतलब जो सैलून में यूज किया जाता है उसके रूप में किया जाता है। विभिन्न वाहनों के अग्रदीपों में, हेडलाइट में, वाहनों के जो गाड़ी का हेडलाइट्स आगे तरफ उसमें भी अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में जो सोलर भट्टी होता है उसमें भी अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। तो यह तीनों आपका याद रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग होता है।
उसके उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग लिखिए। इसका देखिए 2.3 उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्न में, इसका 2 पॉइंट है। विभिन्न वाहनों के साइड मिरर के रूप में, पहले तो जो आपका गाड़ी होता है साइड में, जो आपका इसे लगा के रखते हैं आपका साइड में, और देखते हैं अपना चेहरा भी देखते हैं, और एक में और पीछे तरफ भी आप देखते हैं जब गाड़ी को क्रॉस करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपका रोड लैंप के रूप में, रोड में जो आपका देखेंगे जितना भी आपका रोड होता है, रोड में आप जैसे देखेंगे यहाँ पर लैंप लगा रहता है इस तरह से, और आपका रोड लैंप में इसे लाइट आपका जाता है। तो इस तरह से जो भी है आपका रोड लैंप के रूप में भी आपका उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक और सीधा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसके अतिरिक्त इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है, मतलब दृश्य क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र को देखने में यह हमें मदद करता है पीछे से, जिससे चालक आसानी से अपनी वाहन को पीछे अन्य वाहनों को देख सकता है। अतः वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, तो इसका मतलब ये कि इसका आपका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और पीछे का जो दृश्यमान क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और पीछे हम जो गाड़ी जो भी आ रहा है उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही इसका आपका रीजन है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अवतल दर्पण मुख्य फोकस को परिभाषित करें। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को अवतल दर्पण मुख्य फोकस कहा जाता है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो आपका अवतल दर्पण मुख्य फोकस उसी को कहेंगे जो आपका इस तरह से अवतल दर्पण हो, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। जब किरण आपका आपतित किरण आएगी, टकराने के बाद जिस बिंदु से काटेगी, जहां पर काटेगी वही आपका मुख्य फोकस हो, ये आपका एफ हो गया। और यहाँ पर आपका सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहां पर ये काटेगी मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष और इसके समांतर किरण या टकरा के जहां पर काटेगा वही आपका मुख्य फोकस आपका वही होता है। उसका देखो, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब आपका बनाता है। ये अवतल दर्पण में आपका ये होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, अभी जो हम लोगों ने देखा किसी अवतल दर्पण का जो फॉर्मूला था, अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करें। तो आर स्क्वायर 20, एफ निकालना, एफ बराबर आर बाय 20 होता है। यहाँ देखिए इसको 2 से भाग कर देंगे तो आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आपका होगा। तो ये कुछ आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। फिर दर्पण सूत्र को देख लेते हैं। देखिए, ये वाला आपको दर्पण सूत्र भी याद रखना। ये वाला आपका, ये आपका जो है दर्पण सूत्र आपका 1/v जो है यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। v जो आपका प्रतिबिंब की दूरी है, u जो आपका वस्तु की दूरी है, f जो आपका फोकस दूरी है। ये आप सब आपका है दर्पण सूत्र जो मिरर फॉर्मूला फेमस आपको पता होगा। आवर्धन से क्या समझते हैं इसको देख लेते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m से हम मैग्निफिकेशन से आपका m से निरूपित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला h2/h1 इक्वल टू माइनस v/u। u जो आपका वस्तु की दूरी हो गया, v जो आपका प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और h2h1 यहाँ पर माने हुए हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए h2 और वस्तु की ऊंचाई के लिए h1 रखे हैं। तो h2/h1 बटा माइनस v/u, ये आपका जो आवर्धन जो है मैग्निफिकेशन और वस्तु की ऊंचाई या ऊंचाई निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद चिन्ह प्रॉपर्टी है कि कब कहाँ साइन लगता है जब आगे न्यूमेरिकल ये बनाते हैं। तो ये आपका सी टेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक थोड़ा मैं आपको आइडिया के लिए बता दूं कि अगर ये अवतल दर्पण रहेगा तो लेफ्ट साइड से जो मापा जाता है ये माइनस होता है, इधर जो मापा जाता है ये प्लस होता है। देखिए, ये वाला जिधर इधर जो मापा जाता है माइनस है, ऊपर में जो मापा जाता है वो प्लस में होता है, नीचे में जो मापा जाता है वो फिर से आपका माइनस में आता है। तो सी टेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सारा आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो दूरी निकालने के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दर्पण सूत्र आपका हुआ।
अब देखते हैं ये वाला एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज दर्पण को पूरा खत्म कर ही देते हैं, आगे क्लास में हम लेंस से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक समतल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ क्या है? आवर्धन में 1 जो है आपका सूचित करता प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर है, तथा प्लस चिन्ह बताता है कि निर्मित प्रतिबिंब काल्पनिक है। मतलब 1 बताएगा कि आपका प्रतिबिंब का साइज जो H2 है वो बराबर होगा H1 का, वस्तु का ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा, तथा प्लस चिन्ह बताता है कि निर्मित प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब आपका ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, और नीचे जो प्रतिबिंब आपका बनता है वो माइनस में, तो ऊपर बनेगा। इसका मतलब प्लस चिन्ह बताया कि प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होगा, आपका सीधा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो दर्पण के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। आगे क्लास में हम लोग अपवर्तन क्या है और उसके बाद लेंस के जितने भी क्वेश्चन है सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं देव स्टडी सेंटर, ऐसे आप करेंगे आपको कई सारे नोट्स सीटेट के नोट मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जैसे आपको सीडीपी का नोट्स शेयर किया हुआ है, आपका हिंदी सीडीपी, इंग्लिश सीडीपी, एसएसटी के नहीं हिंदी के नोट्स, फिर आपके साइंस के नोट भी कुछ शेयर किया हुआ है वहाँ पर। तो सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।